क्या कभी किसी ने सोचा था कि स्पेन में चल रहे एक लोकल करप्शन स्कैंडल की वजह से शायद ही किसी ने सोचा हो। वही ना, और उसकी वजह से अमेरिका के सबसे मॉडर्न फाइटर जेट्स को आसमान में ईंधन भरने के लिए भटकना पड़ेगा, या फिर ईरान में गिरते बॉम्बों का सीधा कनेक्शन किसी गांव के किसान की महंगी खाद से कैसे हो सकता है? हाँ, ये वाकई अजीब लगता है सुनने में। दुनिया को अक्सर हम अलग अलग नीट और क्लीन डब्बों में देखने की आदत रखते हैं। बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध एक डब्बा, अर्थव्यवस्था दूसरा और स्थानीय राजनीति तीसरा डब्बा। लेकिन जब इन डब्बों को खोलकर देखा जाए ना, तो पता चलता है कि सब कुछ एक ही उलझे हुए धागे से बंधा है। आज के इस गहन विश्लेषण का मिशन यही है। सही बात है। आज हम उन रिपोर्ट्स और स्रोतों को डिकोड करेंगे जो दिखाते हैं कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स कैसे सीधे तौर पर हमारी मुद्रा, खेती और नेताओं के फैसलों को कंट्रोल कर रही है। और इस चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक जरूरी बात बता दूं, इन स्रोतों में अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का जिक्र है। जैसे कि लेफ्ट विंग पार्टियां, स्पेन की सुमार पार्टी का जिक्र आएगा। हाँ, और राइट विंग विचारधारा वाले नेता और पार्टियां भी, जैसे वॉक्स, डोनाल्ड ट्रंप या भारत में बीजेपी। तो इस गहन विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी विचारधारा या नेता का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा काम सिर्फ इन रिपोर्ट्स में मौजूद तथ्यों को निष्पक्ष रूप से समझाना है, ताकि इनके पीछे की असलियत समझ में आ सके। चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं स्पेन से, जो इस वक्त अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के पहिए निकालने में लगा हुआ है। तो हुआ यह है कि स्पेन की सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाते हुए अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को अपने एयर स्पेस और 2 मुख्य मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। वेट, ये कौन से बेसिस हैं? ये रोटा और मोरोन मिलिट्री बेसिस हैं। दरअसल अमेरिकन प्लेन्स एपिक फ्यूरी नाम के एक ऑपरेशन का हिस्सा थे। और स्पेन की डिफेंस मिनिस्टर का तर्क यह है कि ईरान और वेस्ट एशिया में चल रहा युद्ध प्रोफाउंडली इल्लीगल है, यानी गैर कानूनी। हाँ, इसलिए स्पेन अपनी जमीन का इस्तेमाल इस युद्ध की लॉजिस्टिक्स के लिए नहीं होने देगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के नजरिए से देखा जाए तो अमेरिका की फौज पूरी दुनिया में फैली हुई है ना। किसी एक देश के एयर स्पेस ना देने से इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर क्या ही असर पड़ेगा? अरे, असर छोटा नहीं है, इसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। इस एक पाबंदी की वजह से अमेरिका को अपने 15 KC-135 रिफ्यूल टैंकर्स वहां से हटाने पड़े हैं। ओह वाओ, 15 टैंकर्स! ये वही प्लेन्स होते हैं ना जो हवा में ही दूसरे फाइटर जेट्स में ईंधन भरते हैं? सही पकड़ा। अब इन टैंकर्स को दूसरे रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं, या तो उन्हें यूके के फेयरफोर्ड बेस जाना पड़ रहा है। अच्छा, वहां कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है ना। वहां ब्रिटिश पीएम केयर स्टारमर ने एक नई शर्त लगा दी है कि इनका इस्तेमाल सिर्फ डिफेंसिव मिशंस के लिए होगा। ओह, तो वो भी एक लिमिटेशन हो गई। बिल्कुल। या फिर उन्हें जिब्राल्टर और अजोर्स आइलैंड्स का बहुत लंबा और थकाने वाला रास्ता तय करना पड़ रहा है। एक बॉम्बर प्लेन को फ्रांस क्रॉस करते ही तुरंत रिफ्यूल करना पड़ना, ये एक ऐसी टैक्टिकल वीकनेस है जो किसी भी ऑपरेशन की स्पीड और एफिशिएंसी को खत्म कर देती है। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड एम्बागो और टैरिफ्स बढ़ाने की धमकी दे डाली है। पर यहाँ मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। वो क्या? स्पेन के पीएम पेड्रो सैंचेज ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो वही बात हुई कि अपने घर की गंदगी से ध्यान भटकाने के लिए किसी ने पड़ोसी के घर में आग लगा दी हो। ये एनालॉजी बहुत एप्ट है ना? अपनी घरेलू राजनीति के लिए अमेरिका जैसी सुपर पावर से दुश्मनी मोल लेना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी लगती है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर हम सैंचेज की घरेलू राजनीति की मजबूरियों को देखें तो ये बेवकूफ़ी नहीं बल्कि सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। कैसे? थोड़ा समझाइए इसको। उनकी माइनॉरिटी सरकार इस वक्त इंतहाई कमजोर है। उनका कोलिशन सेंटर लेफ्ट PSOE और फार लेफ्ट सुमार पार्टी से मिलकर बना है। ऊपर से कोल्डो केस नाम की एक बड़ी करप्शन प्रोब चल रही है। अच्छा, कोल्डो केस, जिसने उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया है। बहुत बुरी तरह। पार्लियामेंट में घरेलू मुद्दों पर कुछ पास ही नहीं हो रहा। ऐसे में उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज का रास्ता चुना। एक तीर से 2 निशाने लगाए गए हैं। पहला तो शायद उन्होंने अपने एंटी वॉर लेफ्ट विंग कोलिशन पार्टनर्स को खुश कर दिया होगा। एकदम सही। और दूसरा निशाना यह था कि अपने कंजर्वेटिव विरोधियों जैसे पीपल्स पार्टी और वॉक्स को एक पॉलिटिकल ट्रैप में फंसा दिया। वेट, ये ट्रैप कैसे काम करता है? मैं इसको थोड़ा और क्लियर समझना चाहती हूँ। देखिए, अगर अब राइट विंग पार्टियां पीएम का विरोध करती हैं और कहती हैं कि अमेरिका को बेस यूज करने दो, तो पीएम उन्हें तुरंत डोनाल्ड ट्रंप की अग्रेसिव ट्रेड पॉलिसीज का समर्थक घोषित कर देंगे। और स्पेन की आम जनता ट्रंप की ट्रेड धमकियों से वैसे ही गुस्से में है। सही बात है।
तो विरोधी पार्टियां अब आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में हैं। वो ओपनली अमेरिका का सपोर्ट नहीं कर सकती अब। ये वाकई पॉलिटिकल गेम थ्योरी का एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के अंदर के तनाव कैसे इंटरनेशनल रिलेशंस और ग्लोबल लॉजिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। बिल्कुल ये लगे तो वही होता है जो इस वक्त WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। सही कहा आपने। कैमरून में चल रही 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यानी MC14 से ऐसी ही टकराव की खबरें आ रही हैं। हाँ, WTO की डायरेक्टर जनरल गोजी ओकोंजो-इवेला ने इस कॉन्फ्रेंस में खुलकर चेतावनी दी है कि पिछले 80 सालों में ऐसी डिसरप्शंस और इतना फ्रैगमेंटेशन कभी नहीं देखा गया। उसका बड़ा कारण ये है कि एक तरफ US और चाइना के बीच सेक्शन 301 टैरिफ्स को लेकर नई ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है और दूसरी तरफ WTO के बेसिक डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर पर ही झगड़ा चल रहा है। रुकिए, इन टेक्निकल टर्म्स को थोड़ा तोड़ते हैं। पहले ये सेक्शन 301 टैरिफ्स क्या बीमारी है? मैं श्योर हूँ काफी लोगों को इसका आइडिया नहीं होगा। सेक्शन 301 अमेरिका का एक पुराना ट्रेड लॉ है जो वहां के प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि अगर कोई देश अमेरिका के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कर रहा है तो अमेरिका बिना WTO की सहमति का इंतजार किए यूनिलैटरल तरीके से उस देश पर भारी टैरिफ्स लगा सकता है। अच्छा, मतलब WTO को बाईपास कर देना। एग्जैक्टली अमेरिका ने इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ अग्रेसिवली किया है। और दूसरा जो बड़ा झगड़ा है वो मल्टीलैटरलिज्म और प्लूरीलैटरलिज्म के बीच है। हाँ, इस पर मैं एक एनालॉजी देना चाहूंगी। मल्टीलैटरलिज्म वैसा है जैसे किसी फैमिली ट्रिप पर सभी 166 मेंबर्स को एक ही रेस्टोरेंट पर राजी करना पड़ेगा वरना कोई खाना नहीं खाएगा। यानी 100% कंसेंसस। बिल्कुल। और प्लूरीलैटरलिज्म का मतलब है जिसको भूख लगी है वो आपस में अग्रीमेंट करके ऑर्डर कर ले, बाकी लोग बाद में सोचते रहेंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया आपने। अगर हम इसको बड़े पैमाने पर देखें तो अमेरिका, UK और EU इसी प्लूरीलेटरल राउट को चाहते हैं, खासकर ई-कॉमर्स के नियमों के लिए। लेकिन भारत और नमीबिया जैसे देश इसका कड़ी टक्कर से विरोध कर रहे हैं ना? हाँ, विकासशील देश चाहते हैं कि ई-कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड पर कस्टम्स ड्यूटीज हमेशा के लिए हटा दी जाएं, क्योंकि इनका टेक सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। वो तेजी से नियम बनाना चाहते हैं। पर नामीबिया का तो तर्क है कि उनकी 70% आबादी खेती पर निर्भर है, तो उनके लिए ई-कॉमर्स अभी प्रायोरिटी नहीं है। सही बात है। इन विकासशील देशों का पूरा फोकस पब्लिक स्टॉक होल्डिंग पर है, यानी खाद्य सुरक्षा के लिए सस्ते दाम पर अनाज जमा करना और किसानों को सब्सिडी देना। पर इन अमीर देशों को इससे क्या परेशानी है? अमीर देशों का मानना है कि जब सरकार मार्केट से सस्ते दाम पर अनाज खरीदकर उसे डंप करती है तो उससे ग्लोबल प्राइसेस डिस्टॉर्ट होते हैं और यही सबसे बड़ा डेडलॉक बना हुआ है आज। और एक और मुद्दा इस आग में घी डालने का काम कर रहा है, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी SNDT। ये वही नियम है ना जो विकासशील देशों को नए ग्लोबल रूल्स लागू करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। हाँ बिल्कुल भाई, और अमेरिका की इस पर सख्त आपत्ति है। अमेरिका चाहता है कि कौन सा देश विकासशील है और किसे ये ट्रीटमेंट मिलेगा, इसके लिए ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया तय किए जाएं। उनका निशाना सीधे तौर पर चाइना पर है शायद। सही पकड़ा। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होकर भी विकासशील देश के टैग का फायदा उठाता था। लेकिन एक सेकंड, चाइना ने तो खुद 2025 में इस SNDT के फायदे से बाहर आने का फैसला किया है ना? अमेरिका पूरे नियम को ही हमेशा के लिए बदलना चाहता है। दूसरी तरफ भारत का मानना है कि SNDT कोई खैरात नहीं है, ये विकासशील देशों का एक संधि आधारित हक है। यानी ट्रीटी बेस्ड, राइट? बिल्कुल, ताकि वो विकसित देशों की बराबरी कर सकें। तो आखिर इन सब का मतलब क्या है? एक तरफ डेटा और ई-कॉमर्स पर ड्यूटी हटाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ देश अपने किसानों की सब्सिडी और बुनियादी खाद्य सुरक्षा बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और जब ग्लोबल ट्रेड इस तरह ग्रिडलॉक में फंस जाता है और युद्ध की वजह से सप्लाई चेन्स टूटने लगती हैं, तो उसका सीधा असर देशों की मुद्रा और फॉरेन रिजर्व्स पर पड़ता है। सही कहा। और यही मैकेनिज्म हमें इस वक्त RBI की घबराहट में नजर आ रहा है। रुपया डॉलर के मुकाबले 94.81 पर आकर ऐतिहासिक गिरावट दिखा रहा है। क्रूड ऑयल $100 पर बैरल का आंकड़ा पार कर चुका है और तेल का हर बढ़ता डॉलर भारत के इंपोर्ट बिल को और बढ़ाता है। ऊपर से इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच जो FPIs हैं यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्हें लगने लगा है कि रिस्क ज्यादा है। उन्होंने सिर्फ मार्च के महीने में भारत के मार्केट से 1.13 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इस डबल झटके का असर ये हुआ कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व्स
$30 बिलियन गिरकर $698.34 बिलियन पर आ गया। इस ब्लड बाथ को रोकने के लिए आरबीआई को अचानक एक सख्त नियम लाना पड़ा है। हाँ, और वो नियम ये है कि बैंक्स का जो नेट ओपन फॉरेक्स एक्सपोजर लिमिट, जो पहले उनके टोटल कैपिटल का 25% हुआ करता था, उसे अचानक घटाकर रोजाना सिर्फ $100 मिलियन तक सीमित कर दिया गया है। और डेडलाइन क्या दी गई है? अप्रैल 10। ये एनालॉजी मुझे ऐसी लगती है कि एक चलते हुए हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने के लिए अचानक स्पीड लिमिट 100 से 10 किलोमीटर पर आर कर दी जाए। ठीक है कि आगे एक्सीडेंट नहीं होगा, पर पीछे से जो इतनी स्पीड में गाड़ियां आ रही हैं, उनका तो बहुत बड़ा पाइलअप हो जाएगा ना। एकदम सही एनालॉजी दी आपने। बैंक्स को इस अचानक ब्रेक लगाने की वजह से 11 से 15 बिलियन डॉलर्स की पोजीशंस अनाफनान में अनवाइंड करनी पड़ेंगी। और जब अचानक इतने बड़े पैमाने पर डॉलर बेचने की मजबूरी आती है, तो मार्केट में खराब एक्सचेंज रेट मिलना तय है, जिससे बैंक्स की बैलेंस शीट्स पर मार्क टू मार्केट लॉसेस होंगे। एक सेकंड, ये मार्क टू मार्केट लॉस को थोड़ा सिंपल भाषा में समझते हैं। हाँ जरूर। यानी अगर किसी बैंक ने 100 रुपए के हिसाब से डॉलर खरीदा था, ये सोच करके आगे फायदा होगा, पर आरबीआई के नए नियम की वजह से आज मजबूरी में उसे 90 में बेचना पड़ रहा है, तो जो 10 रुपए का नुकसान हुआ वो सिर्फ एक अनुमान नहीं रहा, बल्कि उन्हें अपनी बुक्स में आज ही उस नुकसान को दर्ज करना पड़ेगा। सही समझी मैं? बिल्कुल सही समझिए आप। पोजीशन क्लोज करते ही लॉस रियल हो जाता है। इसके अलावा बैंक्स को करेंसी आर्बिट्राज से जो कमाई होती थी, वो भी पूरी तरह रुक जाएगी। लेकिन मुझे यहाँ ये समझ नहीं आ रहा है, अगर आरबीआई को डॉलर बचाना ही था, तो उन्होंने सीधे मार्केट में और इंटरवेंशन क्यों नहीं किया? बैंक्स पर अचानक इतना सख्त नियम थोपने से तो सिस्टम में पैनिक फैल जाएगा ना। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। यहाँ मैकेनिज्म ये है कि आरबीआई अपने फॉरेन रिजर्व्स को लगातार जलाना नहीं चाहता। अब तक आरबीआई मार्केट में सीधे डॉलर बेचकर रुपये को सपोर्ट कर रहा था, पर $30 बिलियन पहले ही साफ हो चुके हैं। अच्छा, इसलिए उन्होंने सोचा अब रेगुलेटरी पावर का इस्तेमाल किया जाए। हाँ, हालांकि इसका एक बहुत बड़ा खतरा यह है कि जब डोमेस्टिक मार्केट में ऐसी पाबंदियां लगती हैं, तो करेंसी ट्रेडिंग ऑफशोर मार्केट्स में शिफ्ट हो जाती है। जैसे दुबई या सिंगापुर में? बिल्कुल, जहां आरबीआई का कोई दबदबा या कंट्रोल नहीं होता। तो इसका आगे का रास्ता क्या दिखता है आपको? अगर तेल महंगा ही रहा और लोग मार्केट से पैसे निकालते ही रहे? अगर हालात और बिगड़े तो एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि आरबीआई को 2013 वाले दौर की पॉलिसीज वापस लानी पड़ सकती हैं, जब डेपर टेंट्रम के वक्त रुपया तेजी से गिर रहा था। तब तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने एफसीएनआरबी स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें नॉन रेजिडेंट इंडियंस को फॉरेन करेंसी डिपॉजिट पर हाई इंटरेस्ट रेट ऑफर किया गया था। उसने करीब $30 बिलियन सिस्टम में खींच लिए थे, है ना? हाँ, आने वाले वक्त में ऐसी ही किसी डेस्परेट स्कीम की दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर आग बुझाने की कोशिशें चल रही हैं। एक तरफ डॉलर भाग रहा है, दूसरी तरफ युद्ध से तेल महंगा हो रहा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इंटरनेशनल आग सिर्फ रिजर्व बैंक के आंकड़ों तक सीमित नहीं है, ये सीधे तौर पर हमारी जमीन, खेत और खाद्य महंगाई तक पहुंचने वाली है। सही बात है। हालांकि अगर आज फूड इन्फ्लेशन के फिगर्स देखे जाएं, तो कहानी बड़ी पैराडॉक्स वाली लगती है। हाँ, हालात वाकई पैराडॉक्स वाले हैं। आज के फिगर्स बड़ी राहत देते हैं। भारत के गोदामों में इस वक्त 23.6 मिलियन टन व्हीट और 36.5 मिलियन टन राइस भरा पड़ा है। और पिछले साल का मॉनसून भी बहुत शानदार रहा, जिसकी वजह से इस बार रबी की फसल ने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। किसी को भी इन आंकड़ों को देखकर लग सकता है कि सब कुछ ठीक है। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली कहानी फसल काटने के बाद की नहीं, फसल उगाने के रॉ मटेरियल की है। और खेती का सबसे बुनियादी रॉ मटेरियल यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स इस ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और युद्ध की भेंट चढ़ चुके हैं। ये वो ग्लोबल सप्लाई चेन है जो आमतौर पर किसी की नज़र में आती ही नहीं है। एग्रोकेमिकल्स का एक बहुत बड़ा बेस एलिमेंट होता है जिसे नाफ्था कहते हैं। अच्छा। और दुनिया भर में नाफ्ता का लगभग 55% हिस्सा मिडल ईस्ट से, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते से गुजर कर आता है। और ईरान युद्ध के चलते ये राउट तो लगभग बंद ही हो चुका है ना? बिल्कुल, सप्लाई चेन पूरी तरह से टूट चुकी है। इसका असर कीमतों पर साफ दिख रहा है। अमोनिया जो $450 पर टन पर था, वो अब $725 तक पहुंच गया है। बाप रे! और सल्फर की कीमत भी $200 से उछलकर $700 के पार हो गई है, मैंने पढ़ा था। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण खाद डीएपी, जो किसानों की लाइफलाइन है, वो $640 से $825 तक चला गया है।
और बहुत सिर्फ केमिकल्स तक रुकती नहीं है, इन्हें पैक करने वाला पैकेजिंग मटेरियल भी 30 से 40% महंगा हो गया है। तो समस्या ये है कि आज भले ही गोदाम भरे हों, पर आने वाले खरीफ सीजन में जब किसान बीज बोने जाएगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट आसमान छुएगी। और अर्थव्यवस्था का नियम है कि बढ़ी हुई कॉस्ट घूम फिर कर आखिर में थाली तक आती ही है। तो इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए क्या किया जा सकता है? कृषि एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि देश को ट्रेडिशनल यूरिया और डीएपी से आगे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स सप्लाई चेन के झटकों को थोड़ा बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। पर खेती जैसे विशाल सेक्टर में कोई भी ट्रांजिशन रातों रात तो नहीं होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें सालों लग जाते हैं। तो अब तक की चर्चा में ये साफ हो गया कि कैसे स्पेन की घरेलू पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एयर स्पेस को ब्लॉक करती है, वहां से WTO के ग्लोबल रूल्स पर असर पड़ता है, युद्ध की वजह से RBI को रुपए बचाने के लिए इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ता है, और वही युद्ध किसान के खेत की खाद को महंगा कर देता है। सब कुछ कनेक्टेड है। अब इस मैक्रो पिक्चर से निकलकर वापस माइक्रो पिक्चर पर आते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे अपने ही देश में बॉर्डर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। चलिए जम्मू और कश्मीर चलते हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त एक नए प्राइवेट मेंबर्स बिल ने अचानक भूचाल ला दिया है। PDP लीडर वहीद पारा ने असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया है। हाँ, उनकी मांग है कि पीर पंजाल क्षेत्र, जिसमें राजौरी और पूंछ आते हैं, और चिनाब वैली क्षेत्र को अलग डिविजनल स्टेटस दिया जाए। साथ ही 16 नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाने का भी प्रस्ताव है। और सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बिल को असेंबली में पेश होने की अनुमति दे दी है। वहीद पारा का इस बिल के पीछे का तर्क बड़ा सीधा है। वो कहते हैं कि पहाड़ी और दूरदराज इलाकों में प्रशासन लोगों तक तभी पहुंचेगा जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा। उन्होंने ये भी दावा किया है कि नए जिलों के बनने से बजट पर कोई अचानक बड़ा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। पर इस डिसेंट्रलाइजेशन की बात ने नेशनल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नींद उड़ा दी है। विरोध के पीछे के कारण बहुत गहरे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस मांग को डिवाइसिव बताया है और इसे 1950 के UN वाले डिक्सन प्लान जैसा कहा है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये डिक्सन प्लान क्या था? 1950 में UN रिप्रेजेंटेटिव सर ON डिक्सन ने एक प्रपोजल दिया था कि जम्मू और कश्मीर का विभाजन चेनाब नदी के आधार पर किया जाए, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी हिस्सों को अलग और हिंदू मेजॉरिटी हिस्सों को अलग तरीके से देखा जाए। अच्छा, तो फारूक अब्दुल्ला का इशारा है कि नई एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज धर्म और इलाकावाद की लाइन पर खींची जा रही हैं। सही समझिए आप। और दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने PDP पर पाकिस्तान की ISI और ग्रेटर कश्मीर की भाषा बोलने का आरोप लगाया है। उनका मानना है कि ये जम्मू डिवीजन के मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों को कश्मीर के इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश है। लेकिन इस पूरे मुद्दे में जो सबसे जबरदस्त राजनीतिक गेम थियोरी है वो ये है कि इस एक बिल ने दोनों बड़ी पार्टियों के MLAs को ट्रैप कर दिया है। बिल्कुल। सोचिए, अगर चिनाब वैली या पीर पंजाल के नए जिलों का प्रस्ताव आता है तो वहां से चुनकर आए हुए MLAs खुलकर इसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वहां की आम जनता तो यही चाहेगी कि उनका इलाका नया जिला बने ताकि नए ऑफिसेज आए, फंडिंग आए। यही इसकी सबसे बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। इसी दबाव की वजह से बीजेपी नेता श्यामलाल शर्मा को सामने आकर बड़ा डिफेंसिव सा बयान देना पड़ा। हाँ, उन्हें कहना पड़ा कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के खिलाफ नहीं है, उन्हें सिर्फ पीर पंजाल और चिनाब वैली जैसे नामकरण से दिक्कत है। वो मांग कर रहे हैं कि इसके बजाय डोडा और उधमपुर को डिवीजन बनाया जाए। यानी मुद्दा अब जिला बनाने का नहीं बल्कि उसे क्या नाम दिया जाए उस पर शिफ्ट हो गया है। पर मेरा एक सवाल है, क्या सच में 16 नए जिले बनाने का कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होगा? डिसेंट्रलाइजेशन सुनने में कागज पर बहुत बढ़िया लगता है, पर जमीनी स्तर पर नए DM ऑफिसेज, पुलिस हेडक्वार्टर्स, इन सब में करोड़ों रुपए लगते हैं। अरे पॉसिबल ही नहीं है कि खर्चा ना हो। प्राइवेट मेंबर बिल में भले ये कह दिया गया हो कि मौजूदा बजट से मैनेज होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ये असंभव है। नए जिले बनाने का मतलब है मौजूदा बजट का डिवीजन। यानी ये सब सिर्फ एक चतुर राजनीतिक बयानबाजी है ताकि विरोधियों को घेर कर उन्हें आम जनता की नजरों में बुरा साबित किया जा सके। बिल्कुल। इस मुद्दे की असलियत अगले चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करना ही नजर आती है। ठीक वैसे ही जैसे हमने स्पेन के मुद्दे में देखा था, जहां घरेलू राजनीति ने पूरे नैरेटिव को हाईजैक कर लिया। तो इस गहन विश्लेषण से एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है। स्पेन की कमजोर सरकार की शतरंज से लेकर WTO के आखिरी सांस लेते ग्लोबल रूल्स, RBI का इमरजेंसी ब्रेक लगाना, बम्पर फसल के बावजूद किसान का डरना और कश्मीर में नए जिलों के नाम पर राजनीतिक घेराबंदी, ये सारी खबरें अलग नहीं हैं।
हाँ, हर मुद्दा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, सप्लाई चेन की नाजुक डोर और नेताओं की पॉलिटिकल सर्वाइवल की आग से जुड़ा हुआ है। एक जगह हलचल होती है और उसका रिपल इफेक्ट दूसरे कोने पर महसूस किया जाता है। हर पॉलिसी के पीछे एक रिएक्शन और काउंटर रिएक्शन की चेन होती है। इन सभी स्रोतों और रिपोर्ट्स को एक साथ देखने के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही चौंधिया देने वाला विचार सामने आता है। अगर स्थानीय राजनीति और शॉर्ट टर्म सर्वाइवल का खेल इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर हावी रहा, तो ये सोचने वाली बात है कि क्या होगा जब अगली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज किसी पूर्णकालिक युद्ध की वजह से पूरी तरह ब्लॉक हो जाएगा। तब सिर्फ खेत की खाद आई नहीं रुकेगी। वही तो WTO में बैठे अमीर देश जिस प्लूरिलैटरल ई-कॉमर्स और मैसिव डिजिटल इकोनॉमी के सपने देख रहे हैं, उन हजारों डेटा सेंटर्स को चलाने वाली एनर्जी और गैस भी तो उसी रास्ते से आती है। सही बात है। जब फिजिकल बॉर्डर्स बंद होते हैं और तेल रुकता है तो ई-कॉमर्स की स्क्रीन्स भी ब्लैकआउट हो जाती है। सब कुछ कितने नाजुक धागों से जुड़ा है, और जब एक धागा टूटता है तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। यही आज के विश्लेषण का सबसे बड़ा सबक है। चलिए इसके बारे में जरूर सोचिए। आपसे मिलते हैं अगले गहन विश्लेषण में।